हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन देखते हैं कि जो 2025 में नीट का जो पेपर हुआ था उसका क्या लेवल था, किस तरीके के क्वेश्चंस थे और उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन को आप कम टाइम में अच्छी ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वो अपन आज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ये है नीट का पेपर। अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा था कि माइक्रोस्कोप एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2, यानी कि एफओ आपको दे रखा था और इसकी वैल्यू दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में आगे दे रखा है कि आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि एफ की वैल्यू दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, और उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ये अपन को गिवन था। इसके बाद में ट्यूब लेंथ दे रखी है, एल की वैल्यू अपन को दे रखी है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। ये अपन को दे रखा है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में दे रखा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वी की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर हमारे लिए रहेगी। ये हमारे पास रहेगा। और आपको मैग्नीफिकेशन निकालना माइक्रोस्कोप का, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस एम। तो नो डाउट ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, देखने से पता चल रहा है। एफ और एफ दे रखा है, यानी कि 2 लेंस दे रखे हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल था। और अगर बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसके 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं। एक हमारे पास होता है वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ध्यान से देखें तो डी अपॉन एफ ई ये वाला जो फॉर्मेट है ये दोनों में कॉमन रहेगा। बात आती है वी नोट बाई यू नोट और एल अपॉन एफ नोट। अब इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि एल अपॉन एफ नोट ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जब लेक्चर होते हैं तो डिस्कस भी करते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती है। तो हमें पता है कि ये जो यू नोट है, ये ध्यान से देखें तो ये यहाँ आके एफ नोट बन चुका है। तो किस कंडीशन में अपन यू नोट को एफ नोट लिख सकते हैं? तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में अगर यू नोट और एफ नोट के कंपेरिजन करें कि यू नोट जो है वो एफ नोट के ऑलमोस्ट बराबर होता है, यानी कि एफ नोट से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं इसको लिखूं कि यू नोट इज़ स्लाइटली मोर देन एफ नोट, यानी कि यू नोट एफ नोट के बराबर है या फिर थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि यू नोट को एफ नोट बना सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर यू नोट की वैल्यू एफ नोट से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, यानी कि यू नोट जो है वो एफ नोट से काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर अपन यू नोट बहुत बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। यानी कि ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि सर सबसे पहले अपन को कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि अपन को वी नोट बाई यू नोट वाला लगाना है या फिर एल अपॉन एफ नोट वाला न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कंडीशन मैंने आपको बताया कि अगर यू नोट थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है तब तो अपन क्या करेंगे, इसको एफ नोट लिख सकते हैं। लेकिन यू नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तब अपन यू नोट को एफ नोट नहीं लिख सकते, तब यही फॉर्मूला काम करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कि सर यू नोट और एफ नोट में कितना वेरिएशन आ रहा है। एक्चुअल में मैंने जितने भी न्यूमेरिकल इसके किए, इसमें ओवरऑल एक सर्वे निकाला है, कंक्लूजन मैंने निकाल के रखा कि अगर यू नोट एफ नोट से बड़ा है, यू नोट जो है वो ज़्यादा है एफ नोट से, लेकिन इसका परसेंटेज क्राइटेरिया 5% तक है, तब तो ठीक रहेगा। लेकिन इसका परसेंटेज क्राइटेरिया 5% से ज़्यादा चला जाता है, उस कंडीशन के अपन यू नोट को एफ नोट नहीं लिख सकते। तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि यू नोट एफ नोट से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले अपन यू नोट को कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखना, यू नोट को मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये फॉर्मूला लगाना है कि ये लगाना है, क्योंकि एक्चुअल में एल अपन को दे रखा है। अब कई बच्चों ने क्या किया, नीट के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले एल अपॉन एफ नोट देखा तो एल दे रखा है तो एल अपॉन एफ नोट लगा के सोल्व कर डाला। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं कि अपन को एल भी दे रखा है, मतलब अपन एल अपॉन एफ नोट भी लगा सकते हैं और वी नोट बाई यू नोट भी लगा सकते हैं। तो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कि एल अपॉन एफ नोट यहाँ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये एल अपन को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ करने के लिए तो नहीं दे रखा, तो इसलिए पहले इसको चेक करने का तरीका ये है कि यू नोट कितना बड़ा है एफ नोट से, वो चेक करते हैं। तो पहले यू नोट निकालते हैं। मैं यहाँ पर टारगेट लिखता हूँ कि अपन को सर यू नोट चाहिए, ठीक है। अब यू नोट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो यू नोट तभी पता चलेगा जब आपको वी नोट और एफ नोट पता होगा। अगर वी और एफ पता है तो आप यू निकाल सकते हैं। इसमें से आपको क्या पता है, तो सर एफ नोट अपन को पता है, एफ नोट ये रहा, ये अपन को पता है, लेकिन वी नोट मेरे को नहीं पता, तो पहले मेरे को वी नोट निकालना पड़ेगा। अब वी नोट कहाँ से निकलेगा, तो हमें पता है कि एल जो होता है वो कितना होता है, एल जो होता है वो होता है वी नोट प्लस यू ई। एल जो हमारे पास होता है, एल का फॉर्मूला होता है वी नोट प्लस यू ई। अगर ध्यान से देखें तो वी नोट में यहाँ से निकाल सकता हूँ। वी नोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो सर यहाँ से वी नोट बन जाएगा दैट इज़ वी नोट इज इक्वल टू एल माइनस यू नोट, एल माइनस यू नोट।
यूई, सॉरी एल माइनस यूई। अगर मैं यहाँ से वी नोट निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, एल माइनस यूई। अब एल मुझे पता है लेकिन यूई नहीं पता, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर, यूई निकालना पड़ेगा। और यूई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूई निकालने के लिए मुझे एफ ई चाहिए और वी ई चाहिए। एफ ई मेरे को पता है ये रहा, और वी ई भी मुझे दे रखा है ये रहा। तो सबसे पहले मैं एफ ई और वी ई की हेल्प से क्या निकालूंगा, यूई कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने यूई कैलकुलेट करना चालू किया, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ से अगर मैं u निकालने की कोशिश करता हूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/v माइनस 1/f। ये e के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये e के लिए 1/ue का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1/ve। अब ve हमारे पास कितना है 25, और 25 किसका होगा, माइनस का, नेगेटिव में होगा। माइनस 1/fe, fe मेरे पास कितना है 4, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ 100, और ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 29। ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 25, 29/100। ये आया हमारे पास 1/ue। तो अगर ue की मैं बात करता हूँ तो आंसर आता है सर 100/29। ये मेरे पास ue आया। अब ue से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ue से मैं वी नोट निकाल सकता हूँ। तो ue की वैल्यू में यहाँ पुट करता हूँ, वी नोट निकालता हूँ। तो वी नोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट एल कितना दे रखा है 40। इसमें से मैं ue को माइनस कर दूंगा, तो ue कितना दे रखा है 100/29। अगर मैं ue को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास वी नोट मिल जाएगा। इसको मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा -100/29। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1060, दैट इज़ 100 इसमें से माइनस कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 29। तो ये मेरे पास वी नोट की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास वी नोट आ गया। अब अगर मैं वी नोट मिल गया तो वी नोट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ यूज़ करूँगा, और वी नोट और एफ नोट से मैं यू नोट निकालूंगा। तो फिर से मैं यू नोट निकालता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। अब अगर मैं यू नोट निकालता हूँ तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से मैं 1/u निकालता हूँ तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/f माइनस 1/v, सॉरी 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया। 1/f इज़ v माइनस u, और u की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/v माइनस 1/f, ठीक है। 1/u में निकाल रहा हूँ, और यहाँ से 1/v नोट, वी नोट की वैल्यू आ गई ये, तो ये आ जाएगा दैट इज़ 1060 डिवाइडेड बाई 29। ये 29 अपर साइड चला गया। माइनस 1/f नोट की मैं बात करता हूँ तो ये आ गया 2, ये एफ नोट आ गया 2। अब ये वी नोट हमारे पास पॉजिटिव में आया था, नो डाउट पॉजिटिव में पुट कर दिया, और माइनस 1/f नोट, एफ नोट भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा, और ये भी पॉजिटिव में रहेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, और आंसर आ गया ये, ठीक है बिल्कुल। इसके बाद में यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1060, ये हमारे पास आ जाएगा 29, माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 530। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/u की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़, इसमें से माइनस कर रहा हूँ, इनको इरेज कर रहा हूँ, तो 1/u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी दैट इज़ 501 डिवाइडेड बाई 1060, लगभग ये 500 डिवाइडेड बाई इतना आ गया। इसको इन्वर्स करते हैं तो u का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़, ये माइनस में था, -1060 डिवाइडेड बाई 501, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास आंसर आएगा, ये लगभग हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो ये 500 का डबल हो जाएगा 1000, लगभग -2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक्यूरेटली तो ये कितना आएगा 2 पॉइंट, तो 2 से तो जाएगा ये 1002, हमारे पास बचेगा 58, फिर आया पॉइंट, यहाँ आया 0, तो फिर हमारे पास आएगा 1, और फिर हमारे पास आएगा 1, हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ 5.11, 2.11, ये हमारे पास u की वैल्यू आई। एक्यूरेटली अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1060 डिवाइडेड बाई 501 पूरा सोल्व करते हैं इसको, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 2 टाइम्स में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 501 का 1002, तो हमारे पास बचेगा 58, पॉइंट आएगा 0 आएगा, फिर आएगा 1, तो फिर हमारे पास बचेगा दैट इज़ 79, फिर 0 आएगा हमारे पास, फिर आएगा 1, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखें तो ये आंसर आ गया।
फिर अब देखो कि यू नॉट और एफ नॉट, ये था यू नॉट और एफ नॉट कितना है 2, इनमें दोनों में चेंजेस कितना है, तो यू नॉट जो है वो कितना ज़्यादा है, यू नॉट ज़्यादा है, दैट इज़ 0.11, इतना ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, एफ नॉट के रेस्पेक्ट में। एफ नॉट कितना है 2, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगाया, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आया 11/2 यानी कि 5.5% आया। अभी मैंने आपको बोला कि इसका परसेंटेज होना चाहिए 5% तक, ये आ रहा है 5.5%, इसका मतलब ये अबाउ जा रहा है। तो अगर ये 5.5% आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यू नॉट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एफ नॉट। यानी कहने का मतलब अपन इसको यू नॉट को एफ नॉट नहीं लिख सकते हैं, तो दिस फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। वी नॉट बाई यू नॉट 1 + d/f, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। वी नॉट बाई यू नॉट की वैल्यू पुट करता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, वी नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, m = वी नॉट। अब वी नॉट कितना था हमारे पास, वी नॉट हमारे पास ये था 1060/29, 1060/29 ये वी नॉट था हमारे पास। और यू नॉट कितना है हमारे पास, यू नॉट हमारे पास कितना आया, यू नॉट आया हमारे पास 1060 डिवाइडेड बाई 501 उसके बाद में 1 + d/fe, 1 + d हो गया 25, और fe कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 4, तो ये हो जाएगा 4 + 25 यानी कि 29/4, सीधा लिख देता हूँ 29/4। इसको सॉल्व करते हैं, देखना ज़रा, ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1060 डिवाइडेड बाई 29, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 501 डिवाइडेड बाई 1060 और 29/4। 29 से 29 गया, 106 से ये चला गया, हमारे पास आ जाएगा 501/4, 501/4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 1 जा 1, ये हाँ 2, और फिर 2 बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ऑलमोस्ट आंसर आएगा 125। और ये हमारे पास ऑप्शन था बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप खुद करते हो तो इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप उसको फॉलो करते हो कि यू नॉट और एफ नॉट को आप चेक करेंगे कि यू नॉट जो है वो एफ नॉट से कितना ज़्यादा है, अगर ये 5% तक रहता है तब ठीक है, लेकिन मोर देन 5% जाते हैं आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एल पे नहीं जाएंगे। ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। इसके बाद में अपन थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अगर थर्ड न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ तो इसमें गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन is moving with speed of c divided by 100 is injected into a magnetic field of 9 × 10⁻⁻4 perpendicular to the direction of motion। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, और बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इसके परपेंडिकुलर एंटर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे एंटर करवा दो, मैग्नेटिक फील्ड गया इनवर्ड और इलेक्ट्रॉन गया इधर। ये इलेक्ट्रॉन जो गया है इसकी स्पीड दे रखी है, दैट इज c/, कितना दे रखा है 100, ये इसकी स्पीड है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू c/100 मीटर/सेकेंड, ये अपन को दे रखा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा रखा है इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, दैट इज 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला, 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अब नो डाउट आपको पता है कि अगर इस तरीके से ये एंटर करता है तो हमें पता है कि जब भी कौन है ये इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो चार्ज जैसे ही मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो कोई भी हो, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो नो डाउट उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है QVB sin थीटा। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स लग गया, और फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ QVB sin थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, तो V हो जाएगा इधर और B हो जाएगा इधर, तो 90, ये इतना फोर्स लग रहा है। और चार्ज की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, E लिख देंगे, नो डाउट, वो बाद में अपन सोल्व कर लेंगे, अभी फॉर्मूला लिखा है। आगे ये बोल रखा है कि ठीक है, अच्छा अब ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो फोर्स के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करेगा, तो इसका मोशन किधर होगा, तो अगर ध्यान से देखें तो इसका मोशन निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालने से पता चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है मतलब करंट इधर जाएगी तो फोर्स नीचे लगेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर होगा तो ये नीचे जाने लग जाएगा ऐसे। अब अपन को आगे गिवन है कि वी विश टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लगाना चाह रहे हो, सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ,
ताकि ये डिफ्लेक्ट ना हो। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए ऊपर लगा दो प्लस और नीचे लगा दो माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। तो ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नीचे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऊपर प्लस लगा दूंगा तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर खींचेगा, तो यहाँ आते ऊपर की साइड में अट्रैक्शन मिलेगा तो ऐसे जाने लग जाएगा। तो जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही फोर्स ऊपर लगा दिया तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तो नीचे कितना फोर्स लगा QVB, ऊपर कितना लगा QE, और मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों मैंने बराबर लगा दिए। दोनों अगर बराबर लगाऊंगा तभी क्या होगा कि न ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अपनी सेम स्टेट में रहेगा। यही पूछ रखा है कि डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इतना मुझे समझ में आया। Q से Q कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर मैं V निकालता हूँ तो फॉर्मूला आता है E/B। ये वेलोसिटी आ जाएगी जिस पे वो डिफ्लेक्टेड नहीं होगा और सीधा चला जाएगा। आगे अपन को क्या बोल रखा है कि डज नॉट डिफ्लेक्ट द पाथ। ओके, देन हमें ये पता करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो कितना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें आप, तो फॉर्मूला हो जाएगा V मल्टीप्लाई विद B। V अपन को दे रखा है दैट इज C/100 और C होता है 3 × 10⁸। 100 का मतलब 100 है और B की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻⁻⁴। सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगी 10⁶। 6 और 4 से ऊपर बचेगी 10⁻²। तो हमारे पास बचेगा दैट इज 9 3 जा 27 × 10⁻²। ये हमारे पास आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और ये अपन को दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज 27 × 10⁻²। ये दे रखा है, बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है। लेकिन बी में लिख रखा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लस से माइनस नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव नीचे, यानी कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। दैट्स वाई परपेंडिकुलर वाला सही ऑप्शन होगा। अगेन बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप समझ में आया होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्या दे रखा है। देयर आर 2 इंक्लाइंड सर्फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फोर्थ वन। थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और लेंथी रहेगा। वीडियो भी एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, इसको 2 या 3 पार्ट में अपन को बनाना पड़ेगा। ओके, देयर आर 2 इंक्लाइंड सर्फेसेज ऑफ इक्वल लेंथ। 2 इंक्लाइंड सर्फेसेज हैं और लेंथ बराबर है, एंड द सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। 2 सरफेस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रही है। तो ये तो बनाया सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, और 2 सरफेस लेनी है बराबर जो कि इससे 45 बनाएगी। तो यहाँ से एक 45 बनाया, ये 45, और एक और 45 बनाएंगे। तो यहाँ पर एक और 45 बनाया, ये देखो 2 सरफेस ली, दोनों की लेंथ बराबर, इसकी भी L और इसकी भी L। ये दोनों हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी 45 बना रहा है और ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है। दोनों ने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाया, इसने भी 45 बनाया और इसने भी यहाँ पर इसके साथ 45 डिग्री बनाया। ठीक है, तो नो डाउट अगर ये दोनों 45 है तो ये 90 डिग्री रहेगा भैया। ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं, देखो क्या गिवन है। 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वन ऑफ देम इज रफ। एक रफ है, जहाँ रफ है मैं वहाँ लिख देता हूँ म्यू, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनेगा म्यू बनेगा, तो वहाँ मैंने लिख दिया म्यू। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। और दूसरा जो है वो स्मूथ है, तो यहाँ मैंने कोई म्यू नहीं लिखा मैंने। उसके बाद में बोल रहा है गिवन बॉडी टेक्स 2 times एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस। जितना स्मूथ सरफेस पे किसी बॉडी को चलने में टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम लग रहा है रफ सरफेस पे। तो मान लो कि यहाँ इसको चलने में टाइम लग रहा है t, तो यहाँ पर टाइम लगेगा 2t। ये ऐसा गिवन है। उसके बाद में द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रफ सरफेस इज क्लोज टू। यहाँ पर इस म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखो कंडीशन दे रखी है टाइम वाली। पहले मैं इस बॉडी को यहाँ चलाऊँगा, बॉडी का मास मान लो m है, इस पे नीचे लगेगा mg। अगर ये थीटा है तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब नो डाउट ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो नीचे इधर कितना लग रहा है mg cos लग रहा है, तो इस बॉडी ने सरफेस को mg cos से दबाया, तो यहाँ से रिएक्शन बनेगा ऊपर की तरफ, इसको मैंने नाम दे दिया r। और नो डाउट r और mg cos बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि न तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, सेम स्टेट में, मतलब नेट फोर्स 0 है, और नेट तभी 0 होगा जब ये दोनों बराबर होंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर।
इसका मतलब इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बच गया कौन, mg साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखना जरा, mg साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, ये mg साइन थीटा बचा। ये क्या होगा, ये नेट फोर्स का काम करेगा, दैट इज ma का काम करेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकल के आ गया, दैट इज g साइन 45, ये एक्सीलरेशन निकल के आ गया। मुझे क्या चाहिए यहाँ से, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है, तो मैं लगाऊंगा सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ देखना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ सीधा ut कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हाफ at स्क्वायर। यहाँ से आप t निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई a इन रूट, ये t हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, 2s, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, दैट इज l, डिवाइड बाई a अपन को दे रखा है g साइन 45, g साइन 45, ये हमें दे रखा है। ओके, इसके बाद में ध्यान से देखें, आगे अपन को दे रखा है कि अब इस सरफेस पे बात करते हैं। यहाँ पर बॉडी रख रखी है फिर से m मास की, और अब इधर चल रही है, तो नो डाउट नीचे mg लगेगा। ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये और ये कोस बनेगा, और ये ऊपर रिएक्शन देगा, इसने कोस से दबाया, ऊपर एक्शन का रिएक्शन बना r, न बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब बॉडी इधर सेम स्टेट में, मतलब नेट फोर्स 0 है, और नेट 0 का मतलब क्या हो जाएगा, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, यानी कि जिधर mg कोस लग रहा है उतना ही r लग रहा है, यानी कि r mg कोस के बराबर होगा। तभी 180 पे दो फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट 0 हो जाएगा। इधर कौन बच गया, mg साइन थीटा बच गया, जिससे यहाँ बचा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, तो जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर फ्रिक्शन और लगेगा भैया, तो यहाँ लग गया फ्रिक्शन और यहाँ लग गया mg साइन, तो ओवरऑल दो फोर्स लग गए 180 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज mg साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन, ये बन जाएगा नेट फोर्स ma, ये बन जाएगा नेट फोर्स ma। दोनों में यही फ़र्क है कि यहाँ नेट फोर्स केवल एक था, यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों मिलके नेट फोर्स बना रहे हैं। यहाँ क्या था, केवल ये अकेला था, इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि सेम स्टेट में था, तो नेट फोर्स 0 था। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया कि दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी 180 डिग्री पे, तो यानी कि दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों न तो ऊपर जा रही ना नीचे, तो सेम स्टेट में नेट फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 का मतलब दोनों बराबर होंगे 180 डिग्री पे, तभी नेट फोर्स 0 होगा, तो फिर ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या होगा, बॉडी चल रही है, तो जब इधर चलेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगा, तो इधर लगा mg साइन, ऊपर लगा f, दोनों एक दूसरे से माइनस हो गए, ये बन गया नेट फोर्स ma। अब ये जो फ्रिक्शन हमारे पास बना, इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं, तो ये था mg साइन थीटा। फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ एस मैक्स इज म्यू आर, ये होता है म्यू आर, और r कितना है यहाँ पे, r इज mg कोस थीटा, तो r को लिखा mg कोस थीटा, और ये हो जाएगा नेट फोर्स ma। m से कॉमन लेके m कैंसिल आउट कर दो, इधर बन जाएगा g साइन थीटा कितना है 45, माइनस म्यू की जगह म्यू और g, म्यू के बाद में g और कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री, इज इक्वल टू a। ये हमारे पास a आया है। ध्यान से देखें तो इसके अंदर इस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर इसको a को पुट कर देते हैं पहले, फिर से टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है, ये सेकंड है, नया टाइम है टीडीएस। फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास, रूट 2s, 2 की जगह 2s, डिस्प्लेसमेंट सेम है। एक्सीलरेशन कितना है, दैट इज g साइन 45 माइनस म्यू, और फिर से g cos 45, ये हमारे पास एक्सीलरेशन रहेगा। अब ध्यान से देखें तो बता रखा है कि ये जो नया टाइम है ये 2t है इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि दिस टाइम इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टाइम। दिस टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टाइम, पहले लगा उससे ज़्यादा ही है, डबल है, तो पहले कितना लगा ये, दैट इज रूट 2l डिवाइडेड बाई g साइन 45, ये पहले लगा, इसका डबल कर दिया, वो ये है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे 4 कर देता हूँ, ये 4 बन गया, और रूट कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ ध्यान से देखें तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, और इधर हमारे पास आ गया 1 अपॉन, ध्यान से देखो इस g साइन थीटा को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया g साइन 45, नीचे बचा, अब देखो साइन 45 लो चाहे कोस 45 लो, दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन ले लेता हूँ, g साइन 45, इधर ब्रैकेट में बचेगा 1 और इधर ब्रैकेट में बचेगा म्यू,
और इधर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इधर जा रहा है, देखना जी 4 के साथ आ रहा है, जी साइन 45 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, ये यहाँ से हट जाएगा, देखना कहीं गलती ना करूँ। अब जी साइन 45 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 1, नीचे आ जाएगा 4, इधर बचेगा 1 माइनस म्यू, यहाँ से म्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4 दैट इज़ 0.75। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू एंड इट इज़ गिवन इन 4th ऑप्शन। देखो लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेटर वे के अंदर मैं आपको इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही नीट वाले इस पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा तो अपन वापस जो अपना चैप्टर चल रहा था फ्लूइड उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखें। आपको बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार ए एंड बी इज़ 100 and 225। 2 कार है, एक कार है ए और इस ए की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ये अपन को दे रखा है दैट इज़ 100 जूल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ये अपन को दे रखा है 225 जूल, 225 जूल, ये ऐसा गिवन है भैया। ओके, आगे बोल रहा है कि ऑन अप्लाइंग द ब्रेक कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। इसका डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है दैट इज़ 1500 यानी कि 1500 मीटर। आपको बोल रखा है कि ए पे लगने वाला फोर्स है एफ ए और बी पे लगने वाला फोर्स है एफ बी, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एफ ए एंड एफ बी। एफ ए अपॉन एफ बी निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाएं भैया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए और एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ध्यान से देखो दोनों का मास बराबर है क्योंकि दोनों कार एक जैसी बता रखी है। यहाँ बच जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ पहली कार और ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ दूसरी कार। एक्सीलरेशन निकालना है कुल मिला के। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो यहाँ मैं अलग से करके बता रहा हूँ कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ओके, पहले के लिए निकाल रहा हूँ तो v कितना 0 माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी को लिख दिया यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 100। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 200 और m2 गया और m से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा u स्क्वायर की वैल्यू आ गई सीधी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 200 बाई m, सीधा पुट कर दो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज़ 200 डिवाइड बाई m। नीचे हमारे पास आया 2s, s कितना दे रखा है 1000 तो ये हो जाएगा 2000। ओवरऑल अगर इसको सोल्व करते हैं तो एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास -200 डिवाइडेड बाई 2000 m। 2 0 से 2 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/10 यानी कि 1/10 m माइनस में यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन। सिमिलरली अपन फिर से निकालते हैं एक्सीलरेशन 2 v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से निकालते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग की है तो यहाँ से जो वेलोसिटी भी निकलेगी वो स्टार्टिंग की होगी यानी कि इनिशियल होगी, यानी कि हाफ एम वी की जगह लिख दिया यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 225, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 450, m से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 450 बाई m। ये सीधी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 450 बाई m, 450 बाई m डिवाइडेड बाई क्या हो गया v स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2s, 2s का मतलब 3000 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करो -450 डिवाइडेड बाई 3000 m, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट किया, सॉल्व करते हैं 5, ये 9 टाइम्स चला जाएगा और 5 और ये 6 और ये 0, फिर से यहाँ से सोल्व करते हैं 3 से, 3 3 जा और 3 2 जा 0, तो आंसर आया -3/20 m।
दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पर पुट करता हूँ तो A1/A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 यानी कि -1/10m डिवाइडेड बाई A2 -3/20, तो ऊपर चला जाएगा 20m और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, m से m गया, 0 से 0 गया, आंसर आया 2/3 और इसी रेशियो में आंसर देना था। 2/3 इज द सेकंड ऑप्शन हियर। ये था हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल। इसके बाद में अपन बात करते हैं छठे न्यूमेरिकल की। पेपर बोले ना तो वाकई कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड पेपर था। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े अगर या बिना प्रिपरेशन के आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो हो जाएगा। रियलिटी यही है, पढ़ना पड़ेगा भैया लगातार। छठा जो क्वेश्चन है इसमें एक नेटवर्क दे रखा है भैया और आपको बोल रखा है कि करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, यानी कि पूरे सर्किट की ओवरऑल करंट, टोटल करंट बाय द बैटरी आपको फाइंड आउट करनी है कि सर्किट में बैटरी ने कितना करंट दिया है। नेटवर्क पहले बनाता हूँ जो गिवन था, उसके बाद में नेटवर्क मैं बना के दूंगा जो बनेगा। ध्यान से देखो, ये लग रहा है एक रजिस्टर, फिर दूसरा रजिस्टर, थोड़ा रफली बनाएंगे अपन इसको, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। फिर इधर और दे रखा है ऐसे, और एक रजिस्टर यहाँ दे रखा है, और एक रजिस्टर यहाँ दे रखा है ऐसा, और एक रजिस्टर इनके बीच में दे रखा है और इनकी वैल्यूज़ है 5, 6, 3, 1.5, सब ओम में दे रखे हैं, यूनिट ओम है, सब ऐसा ही सिस्टम में, और ये हो गया 2.5 ये दे रखे हैं। यहाँ से एक टर्मिनल निकला और यहाँ एक रेजिस्टेंस और दे रखा है 1.5 का, और यहाँ से भी एक टर्मिनल निकला और यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ 1/3 ओम का। आगे यहाँ एक सप्लाई के लिए बैटरी दे रखी है 5 वोल्ट की, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और दे रखा है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 5.5 ओम। जहाँ पर मैंने ओम नहीं लिख रखा है, यानी कि ये सारे रेजिस्टेंस हैं और ये बैटरी लगाई हुई है 5 वोल्ट की। आपको यहाँ से करंट निकालनी भैया। देखो सबसे पहले देखते मुझे एक चीज़ समझ में आई, वो चीज़ ये समझ में आई कि ये और ये तीनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सीरीज़ में है। कैसे? क्योंकि जो करंट यहाँ से गई, मान लो यहाँ से करंट गई 10 एम्पियर मान लो, तो ये 10 यहाँ से जाएगी, तो जितना यहाँ से जाएगी उतना ही वापस आएगी, तो इसमें भी 10 रहेगा और इसमें भी 10 रहेगा, तभी तो इसमें 10 आएगी 10 जाएगी। इसका मतलब इनमें और इनमें, इन तीनों में सीरीज करंट सेम है। इसका मतलब करंट सेम है, मतलब ये तीनों सीरीज़ में है। तो पहले तो इनको अपन ने सॉल्व किया, तीनों सीरीज़ में है, तो इस सीरीज़ में तीनों को जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, R इक्विवेलेंट इज दिस, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी कि 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 1/3, तो 7 + 1/3 ये हो जाएगा 21 और 1 22, 22/3 ओम। ये इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब देखो ज़रा ध्यान से कि मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ C। मैं कुछ इसको व्हीटस्टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा होगा, ऐसा होता है, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ और एक रजिस्टर यहाँ, एक बीच में रजिस्टर लगा हुआ होता है। ये पॉइंट होता है A, ये पॉइंट होता है C, ये पॉइंट होता है B और ये पॉइंट होता है D। ध्यान से देखो, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम दे दिया A और C। A और C, A और C के बीच में क्या लग रहा है? देखो A और C के बीच में ये रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी कि A और C के बीच में बाहर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस लग रहा है, और इसके साथ एक बैटरी लग रही है। जिन्होंने व्हीटस्टोन पढ़ा है उनको पता है कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो A और C के बीच में क्या लग रहा है? तो A और C के बीच में बाहर लग रहा है ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी। तो बाहर लग रहा है ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस। ये हो जाएगी 5 वोल्ट की और ये हो जाएगा 22/3 ओम। ये हमारे पास आएगा। सारे सॉल्यूशन जितने भी अपन ने बनाए वो मैंने खुद ने पहले सॉल्व किए और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखें कि सर A और इसको अपन नाम दे देते हैं, ये A और C है, तो इस पॉइंट को नाम दे दो B और इस पॉइंट को नाम दे दो D। अब देखो सर, A और B के बीच में लग रहा है 5, A और B के बीच में लग रहा है 5। सर A और D के बीच में लग रहा है 2.5, A और D के बीच में लग रहा है 2.5।
सर सी और बी के बीच में लग रहा है 3, सी और बी के बीच में लग रहा है 3, और सी और डी के बीच में 1.5, सी और डी के बीच में 1.5, और सर डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में 6, ये 6। अब चेक करते हैं ये बैलेंस है क्या। ये P होता है, ये Q, P/Q का रेशो हुआ 5/3। ये R और S इनका रेशो लो, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ 3, और ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 5 जा, 5/3, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं भाई साहब। इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस का मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। अगर इसमें कोई करंट नहीं जाएगी मतलब ये सर्किट में है ही नहीं, छोड़ दो इसको। तो सर्किट ये बन गया। अब सिंपल, यहाँ से जो करंट गई वो ऐसे गई और फिर यहाँ से चली गई और कुछ पार्ट यहाँ से चला गया। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, क्योंकि करंट जो आई उसका कुछ पार्ट इधर गया, कुछ इधर गया। जो इधर गया वो इसमें भी है सीरीज में सेम, जो इधर गया वो इसमें भी है सीरीज में सेम। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, दोनों पैरेलल। तो दोनों का पैरेलल कितना होगा, 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम इज 8, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 और 1 3, तो उल्टा कर देंगे 8/3। इस पूरे नेटवर्क का हो गया 8/3। फिर इसके साथ में कौन लग रहा है, ये इसके सीरीज में लगेगा, ये हट जाएगा, यहाँ 8/3 लग जाएगा इसके सीरीज में। तो इसमें सीरीज में जोड़ देंगे 22/3 को, तो आंसर आएगा 30/3। 30/3 का मतलब 10। ये टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, I = E/R। E कितना दे रखा है 5 वोल्ट, और R कितना दे रखा है 10। आंसर इज 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अपन को दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉलोइंग गेट्स लगाए हुए हैं और आपको बताना है कि सारे मिलके किसके बराबर है। मैं कुछ गेट बना रहा हूँ यहाँ पे। ये गेट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और एक गेट बना हुआ है कुछ ऐसा, ओके। फिर एक गेट और लग रहा है आगे, और ये फाइनल आउटपुट है यहाँ y। आपको ये बोला गया है कि ये जो फाइनली बन के तैयार हुआ है ये कैसा है, कौन सा गेट होगा। यहाँ इनपुट दे रखा है a, ये इनपुट है b, तो यहाँ पर भी ये इनपुट हो जाएगा सेम कॉमन b, और यहाँ नीचे दे रखा है a, और ये y। पहले तो आपको गेट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा गेट है। ये वाला जो गेट है ये नॉर गेट होता है, ये वाला गेट जो होता है ये नैंड गेट होता है, और ये वाला जो गेट है, हाँ यहाँ एंड ही बना रखा है। मैंने देखा था ये नैंड तो नहीं बन रहा, एंड है ये वाला डॉट यहाँ नहीं आ रहा। ये ऐसा गेट बना हुआ है हमारे पास। अब सबसे पहले सर इसको वेरीफाई करने का तरीका है, मेरे हिसाब से आप इसकी टेबल बना लो। नॉर की टेबल क्या होती है, तो इनपुट होता है a और b, आउटपुट होता है मान लो y। नॉर की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉर में क्या होता है, देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नॉर और का उल्टा होता है, तो मेरे दिमाग में पहले और चल रहा है, फिर मैं उसका उल्टा कर दूंगा। तो और की टेबल क्या होती है, और की टेबल में ये होता है कि कोई भी एक अगर हाई है तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर हाई है, आंसर आएगा। यहाँ पर हाई है, आंसर आएगा। यहाँ पर दोनों हाई है, आंसर आएगा। और यहाँ दोनों बंद है, आंसर नहीं आएगा। ये और का है, तो नॉर का इसका उल्टा हो जाएगा। जहाँ 0 है वहाँ 1, और यहाँ हो जाएगा 0 0 0। ये इसका रियल आउटपुट आया, इसका आउटपुट ये आया। फिर इसका आउटपुट निकालते हैं। इसका आउटपुट में फिर से देखना, इसका आउटपुट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ x पहले का आउटपुट, इसको दे देता हूँ मैं z दूसरे का आउटपुट। z देखो क्या होगा, तो ये है नैंड, ये एंड का उल्टा होता है। एंड क्या बोलता है कि दोनों अगर हाई होंगे तो ही आंसर आएगा।
तो इसका मतलब दोनों अगर हाई होंगे तो आंसर नहीं आएगा, वो नेंड हो जाएगा। तो दोनों हाई है तो आंसर आएगा, मतलब नहीं आएगा। अदरवाइज आंसर क्या होता है, नहीं आएगा मतलब आएगा। 1 1 1। फिर से बोल देता हूँ एक बार, हो सकता है कंफ्यूज हो गए। एंड क्या बोलता है कि दोनों हाई है तो ये आंसर आएगा, दोनों हाई है तो आंसर आएगा मतलब 1 आएगा। अदरवाइज एक हाई होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर नहीं आएगा, तो ये 0। तो इसका उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एंड था, ये नेंड हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इसका इनपुट बन रहे हैं। ये x और z इसका इनपुट है, तो इसका इनपुट ये है तो इसका आउटपुट y है। अब इनसे देखो क्या होगा, तो एंड गेट क्या ऑपरेशन करता है, दोनों हाई हैं तो हाई आंसर आएगा, दोनों हाई है तो आंसर आएगा। अदरवाइज एक हाई से कोई मतलब नहीं है। ये आउटपुट आया फाइनली। अब फाइनली आउटपुट ये है और फाइनली इनपुट ये है। ओवरऑल इनपुट है a और b और ओवरऑल आउटपुट है y, a b y। देखो किसकी टेबल बन रही है, तो देखो दोनों बंद है तो चालू है, दोनों बंद है तो चालू है। तो सोचो ये किसका होता है, और में क्या होता है, और में ये होता है, सॉरी एंड में नहीं, हाँ और में क्या होता है कि कोई भी एक चालू रहेगा, कोई भी एक हाई है तो आंसर आएगा। तो देखो कोई भी एक हाई है, आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी एक हाई है, आंसर नहीं आ रहा है, दोनों हाई है, आंसर नहीं आ रहा है, और दोनों अगर बंद होंगे तो और क्या बोलता है, दोनों बंद होंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो नॉर बोलता है आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये नॉर गेट बनेगा भैया। कईयों को ट्रू टेबल पूरी याद है अगर रटी हुई तो सीधा आंसर लिख सकता है, अदरवाइज मेरी तरह निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। तो ये बन रहा है किसका, और का उल्टा। और की बना के बता देता हूँ, और बोलता है एक भी चालू है यानी कि एक भी हाई है तो आंसर आएगा, या एक हाई है आएगा, एक हाई है आएगा, दोनों हाई है तो आएगा ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये इसका उल्टा हो रहा है, देखो 0 का 1 और 1 का 0, तो ये और का उल्टा नॉर हो गया। दैट्स ऑल। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है वो ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखा है, E इज इक्वल टू 60, डायरेक्शन इज Z, cos 5x प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 90 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखा है। और आपको बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालो। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो पहले एक्सप्रेशन देखो, ये क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन या कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे होता है। E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई नॉट है, ये हो गया ई नॉट। तो B का क्या होगा, B इक्वल टू बी नॉट, तो पहले मुझे बी नॉट चाहिए। तो बी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो C जो होता है वो होता है ई नॉट बाई बी नॉट, ये सबको पता है, C इज़ ई नॉट बाई बी नॉट। तो यहाँ से बी नॉट निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से बी नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई सी, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, और बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट कितना दे रखा है 60, और सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो पहले तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ लिख देते हैं, वो आएगा B इक्वल टू बी नॉट, बी नॉट मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कॉस में कोई चेंज आएगा नहीं, कॉस कॉस रहेगा, K प्रोपेगेशन कांस्टेंट वही रहेगा, X दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वेव की डायरेक्शन बदलेगी नहीं, प्लस 1.5 और ये 10 टू द पावर 90, ये सारा का सारा वही रहेगा। ठीक है, ये आएगा, यानी कि कुल मिला के 60 की जगह ये आना चाहिए। ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ये दो ऑप्शन में आ रहा है, एक फर्स्ट और एक सेकंड में, तो दोनों में से एक आंसर होगा। अब बात आती है कि कौन सा सही है, तो हमें पता है कि सर देखो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि यहाँ बी के नीचे क्या आएगा वो चेक करना है। तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ वेव जो होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल टू ई क्रॉस बी होता है। डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल टू वेक्टर में ई क्रॉस बी, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव होती है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव कितनी दे रखी है, एक्स प्लस आ रहा है तो माइनस आई कैप, ई क्या दे रखा है जेड यानी कि के,
क्रॉस बी। अब बी क्या होगा, तो मुझे पता है नो डाउट जे होगा। अब जे प्लस का होगा माइनस का होगा, देख लो। तो जे इंटू के क्या होता है, आई। तो के इंटू जे क्या हो जाएगा, माइनस आई, मतलब ये जे ही रहेगा। जे का मतलब यहाँ क्या लगेगा, वाई। तो जो बी वाई है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बी वाई फर्स्ट ऑप्शन था, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल उसमें गिवन है कि ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। 10 नंबर, ये हाइट है 40 मीटर और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका मास दे रखा है बॉल का, दैट इज़ 0.5 kg। ये मास दे रखा है इसका। ओके, द बॉल हिट द ग्राउंड, नीचे आई ऐसे चलती हुई हिट द ग्राउंड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। वापस ऊपर गई, यहाँ आई और वापस ऊपर गई, ये ऊपर गई। कितना ऊपर गई, दैट इज 10 मीटर ओनली, इतना ऊपर गई। आपको बोला था इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद ग्राउंड। जैसे ये यहाँ हिट करती है ग्राउंड पे आके, तो कितना इम्पल्स यहाँ लगा वो चेक करना है। तो हमें पता है कि सर जो जे इम्पल्स होता है वो होता है एफ डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी ये हमारे पास होता है और इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। अब या तो एफ डेल्टा टी निकाल लो, इम्पल्स मिल जाएगा, या चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, इम्पल्स मिल जाएगा। यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकालना इजी रहेगा, वो सॉल्व करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं इम्पल्स की जगह, दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मास तो कॉमन रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब इस इम्पल्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो यहाँ आके गिर रही है, जिस वेलोसिटी से गिरी वो तो इनिशियल, और जिस वेलोसिटी से वापस उठी वो फाइनल। तो किस वेलोसिटी से आके गिरी वो चेक कर लो, वो इनिशियल बन जाएगा। पहले इस पे काम कर रहा हूँ। तो किस वेलोसिटी से गिरेगी, तो इनिशियल पता है, यहाँ पर अपन फाइनल निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा किस वेलोसिटी से गिर रही है। तो इनिशियल अपन को पता है, यहाँ पर गिरने की वेलोसिटी यानी कि फाइनल निकाल लेते हैं इस पाथ का। तो इस पाथ के फाइनल के लिए अपन लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन। यहाँ मैं लगा रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकालना है। यू स्क्वायर कितना है, 0 इक्वल टू 2। ए कितना है, दैट इज़ 9.8। ए की वैल्यू ग्रेविटी के बराबर रहेगी, ग्रेविटी 9.8 ही लेना है भैया, 9.8। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40। पॉइंट हटा के कैंसिल कर देंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा 4 और ये रूट में आ जाएगा v। 196 का तो हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2 यानी कि 28। ये जो यहाँ है फाइनल, इस रास्ते की फाइनल, वो क्या होगा, इम्पल्स के लिए इनिशियल और फिर वापस जाएगी वो फाइनल। तो ये तो हो जाएगा 28, यहाँ लिख दिया मैंने 28 और मास की जगह मास। फिर आ जाते हैं मास की जगह, तो मास और वेलोसिटी फाइनल। फाइनल मतलब जो वापस जाते टाइम जो इनिशियल बनी वो इसके लिए इम्पल्स के लिए फाइनल हो जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो यहाँ जाके रुक गया 10 मीटर पे, तो फाइनल यहाँ का, इस रास्ते का फाइनल 0 हो गया। यहाँ का इनिशियल फिर से वही फॉर्मूला, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाया। v कितना है, 0, u कितना है, निकालना है, इज इक्वल टू 2 कितना है, 2, a कितना है, 9.8। लेकिन 9.8 किधर है, तो बॉडी किधर जा रही है, ऊपर, और ग्रेविटी किधर है, नीचे, तो माइनस का, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर 10। पॉइंट हटा के 0 लगाया, 0 से 0 कैंसिल, ये फिर से हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 196। 196 का अगर मैं रूट लेता हूँ यहाँ से u बनाने के लिए तो 14, तो ये हो जाएगा 14। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो मोमेंटम था फाइनल, ये था ऊपर,
तो ये मैं पॉजिटिव में रखूँगा, और ये वाला मोमेंटम किधर था, नीचे, तो इसको मैं नेगेटिव में रखूँगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि ऐसे चल रही थी गाड़ी और मोमेंटम चेंज इसी डायरेक्शन में हो गया, ऐसा नहीं है। पहले नीचे जा रही थी, बाद में ऊपर, तो या तो इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव, या इसको नेगेटिव लो और इसको पॉजिटिव। तो हम बेसिकली जो चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ऊपर वाला ये प्लस ले लिया और नीचे वाला माइनस में, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा, 28 और 14 42, और मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, ½ kg। आंसर आएगा 21, एंड 21 इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल में और करता हूँ, क्योंकि देखो लेंथी वीडियो बनेगा, इसलिए अपन इसको ब्रेक करते हुए सॉल्व करेंगे। 2-3 वीडियो के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर पाएंगे। एक वीडियो में और एक फाइनल न्यूमेरिकल में और करवा देता हूँ, उसके बाद में 1 या 2 जितने भी बनते हैं, फिर अपन इसको आज के लिए स्टॉप करेंगे। इधर लेता हूँ मैं 11th न्यूमेरिकल, ध्यान से देखें, या फिर इस पेज पे 15 तक है, देखते हैं कितने बनते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें यहाँ एक इंडक्टर लगा रखा है ऐसा, और इसके आगे लगा रखा है एक बैटरी, और उसके आगे लगा रखा है एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट को नाम दिया B, इस पॉइंट को नाम दिया A। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हेनरी में दे रखा है 1 हेनरी, बैटरी जो दे रखी है वो 5 वोल्ट की दे रखी है, रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 2 ओम दे रखा है। आपको निकालना है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ VA माइनस VB, ओके। और इसमें दे रखा है कि फ्लो होने वाली यहाँ जो करंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। अच्छा, और दे रखा है कि करंट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या दे रखा है, करंट इज़ इंक्रीजिंग, मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ कि AB इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB एट द इंस्टेंट व्हेन करंट I इज़ 2 एम्पियर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि इंक्रीज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करंट, यानी कि करंट चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ di/dt। di/dt दे रखा है 1 एम्पियर पर सेकेंड, ओके। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ क्या है, यहाँ से यहाँ चलना है क्योंकि A से B जाना है। अगर VA माइनस VB का मतलब A से B चलो, और VB माइनस VA का मतलब B से A, तो A से B चलते हैं। पहले A पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA, आगे चले, यहाँ कितना ड्रॉप होगा, तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ जितना इंड्यूस होगा उतना ही ड्रॉप होगा। अब इंड्यूस कितना होता है, तो यहाँ इंड्यूस होता है L di/dt, इतना इंड्यूस होता है। L की वैल्यू कितनी 1, यही सॉल्व कर रहा हूँ। L की वैल्यू कितनी 1 और di/dt कितना 1। कन्फ्यूजन वाली स्थिति यह है कि di/dt पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव, तो करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो सोचो di क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पहले करंट कम थी बाद में ज़्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा। बट ये भी बोल सकता है करंट इज़ डिक्रीजिंग, अगर करंट डिक्रीज है तो पहले कम बाद में, सॉरी पहले ज़्यादा और बाद में कम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ज़्यादा है तो नेगेटिव। तो ये याद रखें, अगर ये इंक्रीजिंग हो रहा है तो पॉजिटिव में रखेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव में रखेंगे। अभी इंक्रीजिंग है पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इंक्रीज हो रही है पहले कम बाद में ज़्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो गया 1, तो आंसर आ गया 1 पॉजिटिव का। ठीक है, ये पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, करंट जाती है प्लस से माइनस की तरफ, हम साइन लेते हैं आगे वाला। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो आई यहाँ पर ड्रॉप की 1, तो ये लिख दिया 1, लेकिन प्लस या माइनस ये डिसाइड करता है कि आगे कौन सा साइन है। तो हम चल रहे हैं इधर से इधर, तो करंट जाती है प्लस से माइनस, तो ये प्लस है ये माइनस है फिक्स, और मैं जा रहा हूँ इधर से इधर, तो मेरे आगे मिल रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर यहाँ गया, आगे मिल रहा है, तो यहाँ आ गया 5 और आगे मिल रहा है साइन कौन सा, माइनस माइनस। फिर यहाँ ड्रॉप कितना होगा, I इंटू आर, आई कितना 2, आर कितना 2, तो आंसर आएगा 4। और करंट किधर जा रही है, इधर से इधर, तो ये प्लस ये माइनस, और मैं ऐसे चल रहा हूँ तो आगे मिला माइनस, और फिर लास्ट में भी लिख दिया माइनस VB, और ये सर्किट कंप्लीट होके हो गया। टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू 0, दैट इज KVL। VA माइनस VB कितना बचेगा, VA माइनस VB बचेगा 6 और 4 10, 10 वोल्ट, दैट इज और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद मैं 12th क्वेश्चन की बात करता हूँ। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इनटू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल हैविंग द रेडियस 1 and 2
1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। दो कॉपर की कोयल हमारे पास है जिनकी रेडियस है 1:2, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है भैया। और करंट चल रही है, दोनों के अंदर सेम करंट है 2 एम्पियर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m पहले का बटा m दूसरे का, m होता है NIA पहले का और ये हो गया NIA दूसरे का। n नंबर ऑफ टर्न 1 है, कैंसिल। I दोनों में सेम है, कैंसिल। एरिया पहले और दूसरे का अलग अलग है क्योंकि रेडियस अलग है। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो कैसी कोयल दे रखी है, कोयल दे रखी है सर्कुलर, तो एरिया सर्कल का होगा πr²। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, दैट इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 दे रखा है 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। ईजी सा न्यूमेरिकल था, 1/4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज़ दिस वन। इसके बाद में मैं 13th न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। आप अगर और भी किसी दूसरे चैनल या किसी के थ्रू सॉल्यूशन देखेंगे, मैंने भी देखे, मैंने ये फील किया है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन लोग एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं। मेरे चैनल पे मैं और मेरी टीम जो है हम वर्क कर रहे हैं, हम जेन्युइन वर्क कर रहे हैं। हम जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं वो लॉजिकली बना रहे हैं, हमारा खुद का बना रहे हैं और कॉन्सेप्चुअली बना रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको परमानेंटली याद रहे, इस बिहाफ पे अपन काम कर रहे हैं और ये आपको फील भी होगा। धीरे धीरे आप चैनल से जब जुड़े हुए रहेंगे, कंटिन्यूसली एक एक लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको फील होगा कि वास्तव में हम एक अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं। कहीं से कॉपी पेस्ट वाला काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में अगर मैं किसी दूसरी जगह से उठा के यहाँ रखूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आपके दिमाग में सेट होएगा। 13 जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि इन ए सर्टेन कैमरा a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged coaxial in contact। 4 हमारे पास थिन लेंसेज हैं और चारों कॉन्वेक्स हैं और कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो ये 12th क्लास में टॉपिक चलता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और उसको अपन बोलते हैं लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। 4 लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। आपको बोल रखा है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मैं पहले बता देता हूँ कि जब इस तरीके से मल्टीपल लेंस कॉन्टैक्ट में रख दिए जाते हैं तो पावर का डेरिवेशन करने के बाद में आंसर आता है P1 + P2 + P3 + P4। ऐसे चलता है P1 + P2 + P3 + P4 + डैश डैश डैश। टोटल पावर इज सम ऑफ एवरी पावर, ईच एंड एवरी पावर। अब ध्यान से देखें, चारों कैसे हैं, थिन लेंसेज हैं और सिमिलर लेंस हैं, तो चारों की पावर सेम होगी। तो इसकी P है तो सबकी P होगी। अब पावर कैसी होगी, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरली एक लेंस का पावर P = 1/f। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी प्लस में आंसर आएगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स की तो पावर भी पॉजिटिव होगा। तो इसका पावर क्या है, P, इसका भी P, इसका भी P, इसका भी P। और चारों पावर कैसे होंगे, तो फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो सबकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो सबको ऐड करेंगे P + P + P, कोई भी नेगेटिव नहीं है। ये मैं बार बार पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो कि एक आधा इसमें कॉन्केव होता तो कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी माइनस होगी। तो उसकी पावर है तो सेम ही P, लेकिन वो माइनस होगी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। यहाँ सबकी ऐड हो जाएगी तो आंसर आएगा 4P, यानी कि चारों की पावर जुड़ जाएगी और हर एक की पावर कितनी है +P, तो P जुड़ जाएंगे 4P। ये तो हो जाएगा टोटल पावर जो आपसे पूछा है। तो इन्होंने पूछा है कि टोटल मैग्निफिकेशन इन कंपैरिजन टू पावर एंड द मैग्निफिकेशन फॉर इज, ठीक है ओके। फिर से सुनिए, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द टोटल मैग्निफिकेशन। एक तो पावर निकालना और एक टोटल मैग्निफिकेशन। तो ध्यान से देखो, मल्टीपल लेंसेज काम में आ रहे हैं, तो नो डाउट मल्टीपल लेंस का मतलब कौन बन गया, ये बन गया एक तरीके से आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा तो एक फॉर्मूला आता है, नेट मैग्निफिकेशन इज MOME, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कितने 4, तो चारों का मल्टीप्लिकेशन, सबकी मैग्निफिकेशन M, तो M × M × M × M, तो आंसर आएगा m⁴। तो 4P एंड m⁴, थर्ड ऑप्शन इज दिस वन, और करेक्ट बन जाएगा ये बिल्कुल। इसके बाद में आपको एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ, 15th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपने देखे होंगे कि मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में,
वो इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसका जेन्युइन आंसर जो है वो अभी तक मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से दे रखा है। कई लोगों ने आंसर बनाए लेकिन मैं अभी उस आंसर पे एक तरीके से एग्री नहीं हो पाया, इसलिए फाइनली जब मैं मेरा खुद का सॉल्यूशन बना दूंगा तब अपन देखेंगे, तो आने वाले 1-2 लेक्चर में आप उनको भी सॉल्व कर लोगे। अभी अपन देखते हैं 15th न्यूमेरिकल। ओके, इसमें दे रखा है कि t का एक फंक्शन दे रखा है भैया, t इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपको एक्सीलरेशन निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ x, ये निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ x। थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्योंकि जनरली हमारे पास x एज ए फंक्शन ऑफ t होता है, लेकिन यहाँ दे रखा t एज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम भी क्या करेंगे, जैसा इन्होंने रिवर्स किया वैसे हम भी इसको उल्टा कर देंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, अगर सोचो आप कि x एज ए फंक्शन ऑफ t होता तो आप क्या करते, x का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते और इसको अपन वेलोसिटी नाम देते, फिर v का t के रेस्पेक्ट में फिर करते तो a आ जाता, सिंपल। अब उल्टा हो जाएगा, अब t दे रखा है तो t का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। देखना ज़रा, t का डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, इधर हो गया dt बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 1। उल्टा करो इसको तो dx बाई dt क्या बन गया, अब 1/1 प्लस 2x, ये क्या बन चुका है v, क्या बन गया v। जैसे अभी अपन ने पहले v निकाला, लेकिन उल्टा करना है, उल्टा कर दो फिर से, तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 1 प्लस 2x, क्योंकि हम तो उल्टा कर रहे हैं ना फंक्शन को इधर, ठीक है। तो v को भी उल्टा कर दिया, फिर से अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 1/v का हो जाएगा -1/v स्क्वायर, और v का इंडिविजुअली हो जाएगा dv बाई dt, और इधर क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं t, तो dv बाई dt हो गया, इधर 1 कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, x का हो जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt इटसेल्फ क्या है v, तो ये हो गया 2v। इस v को इधर भेज दूंगा मैं, तो ये v स्क्वायर इधर आके इसको v क्यूब कर देगा, ये हट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, dv बाई dt एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और v क्यूब, v कितना है मेरे पास, तो 1/v ये है, तो v हो जाएगा 1/1 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2x की पावर 3, क्योंकि ये किसका क्यूब था, v का, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ 1/1 प्लस 2x, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ और करेक्ट ऑप्शन, -2/1 प्लस 2x की पावर 3। अच्छा क्वेश्चन था। आज अपन 15 न्यूमेरिकल तक करेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल और मैंने सॉल्व कर रखे हैं अभी इसमें, लेकिन अब वीडियो लंबा होता जाएगा। इतना आपने जो मैंने पढ़ाया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर जो नीट के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बचे हुए न्यूमेरिकल्स आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे। थैंक यू।